अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे परफेक्ट चोर की कहानी सुनेंगे जो पलक झपकते ही करोड़ों रुपए गायब कर सकता है बिना कोई सबूत छोड़े। साथ ही इस कहानी में एक ऐसा खतरनाक जासूस भी है जो बिना किसी सुराग के बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ सकता है। तो इस रोमांचक चोर पुलिस की लड़ाई में कौन जीतेगा, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लॉस एंजल्स शहर का एक दृश्य देखते हैं। यहाँ हम माइक नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो पेशे से चोर था, लेकिन उसकी प्लानिंग बहुत सटीक थी। वह कभी कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता और हर बार वह बड़ी चोरी करता है और धीरे धीरे वह अपनी संपत्ति बढ़ाता रहता है। उसके अपने कुछ नियम भी हैं, जैसे चोरी करते समय वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता। माइक अपना पूरा शरीर अच्छी तरह साफ कर लेता है, साथ ही बालों से कहीं कोई सबूत न रह जाए। फिर वह एक बंदूक निकालता है और अपने पास रख लेता है। फिर वह पार्किंग से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। दूसरी तरफ हमें एक और गाड़ी दिखती है जिसमें मसूद नाम का एक शख्स है। माइक उसी का पीछा कर रहा था। माइक मसूद की गाड़ी में 1 महीना पहले ही ट्रैकर लगा दिया गया था, जिससे वह उसे 1 महीने से ट्रैक कर रहा था और आज भी उसी ट्रैकर की बदौलत वह उसे ट्रैक कर पाया है। तो थोड़ी देर बाद माइक एक सुरंग में अपनी गाड़ी ऐसे रोकता है कि रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाए। ठीक तभी पीछे से मसूद आ जाता है। गाड़ी आगे न जा पाने पर वह रोककर बाहर आता है। तब तक माइक ने मास्क पहन लिया था ताकि मसूद उसका चेहरा ना देख पाए। माइक बाहर आकर मसूद पर बंदूक तान कर कहता है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। मैं के नाउ बताओ, मुझे अभी अपने फ़ोन का पासवर्ड बताओ। मसूद के पासवर्ड बताते ही माइक ने उसे उसकी गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया और बोला, चिंता मत करो, अंदर पानी है, तुम चाहो तो पी सकते हो, तब तक कोई ना कोई तुम्हें बचा लेगा। फिर वह मसूद का फ़ोन लेकर अपनी गाड़ी में लौट गया। वहीं दूसरी ओर हमें 2 और लोग मिलते हैं, बेन और अली। ये दोनों चचेरे भाई थे और वे अपने चचेरे भाई सैमी की दुकान पर गए थे। सैमी का एक बहुत बड़ा ज्वेलरी शॉप है। अंदर आने से पहले ये दोनों अपने हथियार जांचते हैं। सैमी से मिलते ही वह उन्हें कुछ हीरे देता है और कहता है इनकी कीमत $3 मिलियन है। ये सैनिंग टी वो तेंचो, इसीलिए इन्हें बहुत संभाल कर रखना होगा। वे हीरे एक ब्रीफकेस में रख देते हैं। तब सैमी बेन को दूसरे कमरे में ले जाकर कहता है, ब्रीफकेस वाले हीरे नकली हैं, सनानन है उनाचीत वनो, मैं तुम्हें असली हीरे दे रहा हूँ, इन्हें मोजे में छिपा लेना। बेन मान जाता है। सैमी बाहर आते ही अली की बंदूक देख कहता है, यह किसी काम की नहीं, मैं तुम्हें दूसरी देता हूँ। तभी माइक मसूद के फोन से मैसेज भेज देता है कि वह तैयार है। इसके बाद वे दोनों भी बाहर आते हैं। उनकी गाड़ी आगे बढ़ते ही माइक भी उनके पीछे लग गया। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और तभी माइक ने अपनी गाड़ी बिल्कुल उनकी गाड़ी के बगल में खड़ी कर दी। उसने मास्क पहन रखा था। गाड़ी का शीशा नीचे कर उसने सीधे उन दोनों पर बंदूक तान दी और अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर दी। इस रिकॉर्डिंग में बेन का घर दिख रहा था। तुम्हारे घर पर मेरे आदमी हैं, जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, वरना यहीं मरोगे और वहां तुम्हारा परिवार मेरे आदमियों के हाथों मरेगा। सबसे पहले अपने फ़ोन मुझे दे दो और बंदूकें बाहर फेंक दो। वे ऐसा ही करते हैं। फिर माइक बेन से कहता है, अब तुम बाहर आओ। बेन के बाहर आते ही माइक उससे पूछता है, हीरे कहाँ हैं? बेन कहता है, ब्रीफ केस के अंदर। माइक कहता है, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं जानता हूँ वे नकली हैं। असली हीरे कहाँ रखे हैं मुझे अभी जानना होगा, वरना मेरे एक इशारे पर तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तब बेन डरकर अपनी मोजे से हीरे निकालकर माइक को दे देता है। दूसरी तरफ हम अली को देखते हैं जो तब तक दूसरी बंदूक निकाल चुका था। माइक के अपनी गाड़ी में बैठते ही अली ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। वह गोली चला ही नहीं पा रहा था। पर जब उसे लगा कि माइक यहाँ से भाग जाएगा तो उसने हिम्मत करके ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे माइक की गाड़ी पर लगी और वह बहुत डर गया क्योंकि उसे गोलीबारी बिल्कुल पसंद नहीं। वह तेजी से गाड़ी चलाकर यहाँ से भागने लगा। रास्ते में उसे कई जगह टक्कर भी लगी, पर बड़ी मुश्किल से वह एक पार्किंग लॉट में पहुंचा।
यहाँ आते ही वह गाड़ी से उतरकर इसे कवर से ढक देता है ताकि कोई पहचान न सके कि यह कौन सी गाड़ी है। पास ही उसने अपनी दूसरी गाड़ी खड़ी कर रखी थी जिसमें बैठकर वह यहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर हमें शेरोन नाम की एक लड़की दिखती है। वह फिर स्टीफन नाम के एक बहुत अमीर आदमी के घर आई है। वह स्टीफन को समझा रहा था कि उसे अपने घर की कीमती चीजों का बीमा करवाना चाहिए। तभी स्टीफन ने एक बंदूक निकाली और शेरोन से पूछा, क्या तुमने कभी बंदूक चलाई है? उसने कहा हाँ। तब स्टीफन ने उसे बंदूक से निशाना लगाने को कहा, पर शेरोन के हाथ कांप रहे हैं। वे निशाना नहीं लगा पाती। फिर वे बाहर आकर बैठते हैं और शेरोन उसे पॉलिसी के बारे में सब कुछ विस्तार से समझाती रहती है। तभी वहां एक और लड़की आती है। शेरोन पूछती है, क्या वह आपकी बेटी है? ये सुनकर स्टीफन गुस्से में कहता है, वह मेरी मंगेतर है। तो माहौल अब काफी तनावपूर्ण हो जाता है, इसीलिए सब एक दूसरे से नजरें मिलाने से बचते हैं। तभी हमें लू और टिलमैन नाम के दो जासूस दिखते हैं। ये दोनों बेन और अली से पूछताछ कर रहे हैं। तो सब सुनने के बाद उन्हें इन दोनों पर शक होने लगता है कि चोर को इतनी जानकारी कैसे मिली, जरूर इन्होंने ही दी है। बेन कहता है, देखिए सर, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उसके पास यह जानकारी कहाँ से आई, यह पता लगाना अब आपका काम है। तो ये दोनों आकर अब गाड़ी में बैठते हैं। लू कहता है, मैं इस चोर को जानता हूँ, मैं बहुत समय से उसे ट्रैक कर रहा हूँ। उसके कुछ खास पैटर्न हैं। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता और सारी चोरियां वह एक ही रास्ते पर करता है, मतलब हाईवे 57 पर। उसकी प्लानिंग बहुत सटीक है, इसीलिए मैं उसे अब तक ट्रैक नहीं कर पाया। वह जानता है कि उसका अगला निशाना क्या है, इसीलिए उसने सभी जगहों के कैमरे बंद कर दिए थे, जैसे यहाँ के। ठीक तभी दूसरी ओर हम माइक को देखते हैं जिसने हीरा चुराया था। वह एक कॉफी मग में उन हीरों को रख देता है। तभी वह देखता है कि उसके माथे से खून निकल रहा है। जब गाड़ी पर गोली लगी तो कांच का एक टुकड़ा उसके माथे पर आ लगा। माइक समझ गया कि कांच का टुकड़ा माथे पर लगने से गाड़ी के अंदर भी खून की कुछ बूंदें शायद गिरी होंगी और वही उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत बन सकता है। इसके बाद माइक मनी से मिलने जाता है जो उसके लिए चोरी का सामान खरीदता था। और जब वे अगली चोरी पर बात कर रहे थे, माइक मनी को सब नहीं बताता, लेकिन मनी समझ जाता है कि माइक शायद कोई बड़ा हाथ मारने वाला है। लेकिन अब उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी। खैर, वहाँ से आने के बाद माइक एक लड़की को अपने घर बुलाता है। ये लड़की प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि माइक किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं था। खैर, अगले दिन सुबह उठकर माइक अब बीमा कंपनी के सभी कर्मचारियों की जानकारी देखने लगता है। तभी उसकी नज़र पहली बार शैरन पर पड़ी। उधर शैरन इंश्योरेंस कंपनी के लोग एक मीटिंग में बैठे हैं। वहां वे चर्चा कर रहे हैं कि हीरा असल में चोरी कैसे हुआ, क्योंकि उन्हें क्लेम चुकाना होगा। हीरे का बीमा था। यहीं शेरॉन को पता चलता है कि स्टीफन का केस किसी और को दे दिया गया है, जिससे वह बहुत निराश हो जाती है। इसी बीच सैमी जासूसों के पास आता है और वे उससे पूछते हैं कि जानकारी कैसे लीक हुई। तब सैमी कहता है कि उसने सिर्फ ईमेल से इस बारे में बात की थी, मतलब किसी ने उसका ईमेल हैक कर लिया है। दूसरी ओर माइक अपने हैकर्स से मिलने आता है। वह उन्हें पैसे देता है और शैरन की सारी जानकारी मांगता है। तभी एक बाइकर गाड़ी के पास आकर अपनी बाइक रोकता है और अंदर बैठ जाता है। गाड़ी में पहले से मनी बैठा था और यहाँ आया आदमी ऑनरमैन था। सबको लगता है कि यह आदमी थोड़ा साइकोपैथ और बहुत हिंसक भी है। मानी उसे बताती है कि शायद माइक कोई बहुत बड़ी चोरी करने जा रहा है, लेकिन उसका दिमाग अब पहले जैसा बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पीछा करो और पता लगाओ कि इस बार वह कहाँ चोरी करने जाएगा। इसी बीच शेरॉन आकर लू से मिलती है और उसे बताती है कि मैं बीमा कंपनी से हूँ, हमें सैमी और उसके कजिन्स का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना होगा, तभी हम बीमा क्लेम का भुगतान कर पाएंगे। हमने ऐसे कई धोखेबाज देखे हैं जो खुद चोरी करते हैं और बीमा कंपनी से पैसे भी ऐंठते हैं। यह बात सुनते ही लू पुलिस स्टेशन लौटता है और सबको लेकर एक मीटिंग बुलाता है।
इनमें से कुछ ही चोरियां ऐसी थीं जिनमें कोई मारपीट या हिंसा नहीं हुई, और जब वे यह फिल्टर लगाते हैं तो ज़्यादातर चोरी की वारदातें हट जाती हैं और बस कुछ ही चोरियां बाकी रहती हैं। फिर लू अपनी अगली बात बताता है कि यह चोर असल में पहले से ही सिस्टम हैक कर लेता है। उसके पास सीसीटीवी कैमरा और सीसीटीवी सिस्टम का पूरा कंट्रोल होता है। जब वे ये फिल्टर लगाते हैं उनके सामने कुछ ही चोरियां आती हैं और ये सभी 101 नंबर रोड पर हुई हैं। लू कहता है, मैं जानता हूँ ये आदमी अगली चोरी कहाँ करेगा, हमें बस उसका पता लगाना है ताकि अगली चोरी के वक्त हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। पर तभी लेफ्टिनेंट वहां आता है और लू से पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जिन डकैतियों की तुम सूची बना रहे हो उनमें से कई मामले हमने पहले ही बंद कर दिए हैं। अगर तुम फिर से इन्हें खोलते हो तो यह बात मीडिया तक पहुंचेगी और हमारी बहुत बदनामी होगी। हमारे डिपार्टमेंट पर पहले से ही बहुत दबाव है, इसीलिए मैं तुम्हें केस दोबारा खोलने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ अरमान की नज़र एक ब्रीफकेस वाले आदमी पर थी। जैसे ही वह आदमी ज्वेलरी शॉप में घुसा, अरमान ने आकर उसके सिर पर वार किया और बाकी सभी पर बंदूक तानकर उन्हें जमीन पर लिटा दिया। वह उस आदमी को पीटते हुए कहता है, मुझे यह ब्रीफकेस चाहिए। तब मजबूरन उस आदमी को ब्रीफकेस की हथकड़ी खोलनी पड़ती है, लेकिन अरमान के दरवाजे तक पहुंचते ही उसकी नज़र बाकी गहनों पर पड़ी। तभी वह लौटता है और एक लड़की को बाल पकड़कर काउंटर तक खींच लाता है। वह उसे कहता है कि यहाँ जितने भी गहने हैं जितनी जल्दी हो सके बैग में डाल दो। गहने लेने के बाद उसने सबको एक दूसरे पर लेट जाने को कहा। वह जानता था कि उसके जाने के बाद भी इन्हें उठने में देर लगेगी अगर वे एक दूसरे पर लेटे रहे तो। लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही वह देखता है कि दरवाज़ा बंद हो गया है। तब वह कर्मचारियों पर चिल्लाता है और कर्मचारी कहते हैं कि तुम्हें अंदर से बटन दबाना होगा। वह कर्मचारियों पर गोली चलाता है और कहता है, जल्दी बटन दबाओ। उसके बटन दबाते ही अरमान वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में माइक की माया से मुलाकात हुई थी। उसके पास माया का फ़ोन नंबर भी है। वह माया को मैसेज कर पूछता है कि क्या वह डिनर पर आएगी और माया मान जाती है। तो अब रात में वे दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। लेकिन यहाँ आकर माया थोड़ी असहज हो गई। उसने माइक को देखकर कहा, मुझे नहीं लगता हमारी बात आगे बढ़ेगी क्योंकि मैं ऐसे रेस्टोरेंट में पहली बार आई हूँ। ये सुनकर माइक बोला, मैं भी पहली बार आया हूँ। लोगों से पूछने पर पता चला था कि ये सबसे लोकप्रिय रेस्टोरेंट है, इसलिए मुझे लगा तुम्हें यहीं लाना चाहिए, पर मुझे भी यह जगह कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर वे दोनों बाहर आकर स्ट्रीट फूड खाते हैं और वहीं से उनकी बॉन्डिंग अच्छी होने लगी। तो आखिर में जाते समय माया कहती है कि वह फिर से मिलना चाहेगी और माइक को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वह सच में माया को बहुत पसंद करने लगा है। दूसरी ओर हम लू को उसकी पत्नी से मिलने जाते हुए देखते हैं। उसकी पत्नी उसे बताती है कि वह लंबे समय से उसे धोखा दे रही है और अब तलाक चाहती है। यह सुनकर लू बहुत गुस्सा हो जाता है। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाता है और वहां से चला जाता है। वह अपने पार्टनर टिलमैन से मिलता है। टिलमैन उसे अरमान की डकैती के बारे में बताता है। टिलमैन कहता है कि अरमान ही सारी चोरियों के पीछे है। लू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी सोच गलत है क्योंकि यह कोई और चोर है। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वह कभी किसी को मारता या चोट नहीं पहुंचाता और ये डाकू बड़ा हिंसक है, कई मारे हैं। उधर माया को डकैती का पता चलता है। वह सीधे मणि से मिलती है और कहती है, मैं तो यहाँ डकैती करने वाली थी, ये जानकारी मैंने तुम्हें दी, मतलब तुमने उस लड़के को वहाँ चोरी करने भेजा। ये छी, तुमने मेरे साथ बेईमानी की है मणि। अब मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करूँगा, मैं सारे काम अकेले करूँगा। तब मणि गुस्सा होकर कहती है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मैं तुम्हारी मदद न करूं और तुमसे सामान न खरीदूं तो तुम कहीं नहीं टिक पाओगे। लेकिन माइक मानी की कोई बात नहीं सुनता और यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ शेरोन सैमी का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाती है ताकि उसे यकीन हो जाए कि सैमी ने हीरे नहीं चुराए। सैमी शेरोन पर बुरी तरह भड़क जाता है। वह कहता है, अब से मैं तुम्हारी कंपनी से कभी बीमा नहीं लूँगा। हैकर्स बताते हैं कि माइक कैसे शेरोन के लैपटॉप में घुस पाएगा।
माइक के निकलते ही हम देखते हैं कि ऑरमैन ने उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगाया है। अब वह हमेशा जान पाएगी कि माइक असल में कहाँ है। उधर माइक घर आकर शैरन पर नज़र रखने लगता है और उसे पता चलता है कि अगले दिन शैरन कहाँ जाएगी। तो आखिरकार इस बार उनकी पहली मुलाकात हो जाती है। शैरन और माइक दोनों गाड़ी के बारे में बात करने लगते हैं। उधर हमें लू दिखाई देता है। जब वह डकैती के फुटेज देखता है तो कहता है कि यह चोर बहुत चालाक है। वह सिर्फ एक गाड़ी नहीं चलाता, उसने डकैती के वक्त गाड़ी बदली थी। आसपास की सभी पार्किंग में हम तलाशी लेंगे। तभी माया दिखती है जो माइक के घर आई है। उसे दिखता है कि यहाँ माइक के परिवार की कोई फोटो नहीं है। तब माइक कहानी गढ़ता है और कहता है कि मैं हमेशा अकेला था, इसलिए मेरे परिवार की कोई फोटो नहीं है। धीरे धीरे वे करीब आते हैं, लेकिन इंटीमेट होने के बाद माया जाने लगती है। माइक उसे रोकता है, लेकिन वह माइक की बात नहीं सुनती। उसके जाने के बाद माइक बालकनी में आता है और देखता है कि सामने एक लड़का सिगरेट पी रहा है और यह लड़का कोई और नहीं, ऑनरमैन था। उसके निकलते ही माइक को शक होता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। वह दौड़कर पार्किंग में आती है और अपनी गाड़ी की तलाशी लेने लगती है। कुछ देर बाद उसे वो ट्रैकर मिलते ही वह जगह बदल देती है। उधर ऑनरमैन अपने काम में जुटा है। वह सीधा हैकर के कमरे में घुसता है और हैकर पर बंदूक तान कर कहता है, मुझे बताओ तुमने माइक को क्या कहा है, क्या दिया है उसे। हैकर सारी बात उगल देता है। दूसरी ओर हम लू को देखते हैं जो पार्किंग में पहुंच चुका है और जल्द ही उसे माइक की वह गाड़ी भी मिल जाती है। उसे चारों ओर टूटे कांच दिखते हैं और वह फॉरेंसिक टीम को बुलाता है। तब उसे पता चलता है कि गाड़ी के अंदर एक बूंद खून है। ये खून माइक का है। उधर माइक आर्ट गैलरी पहुंचा है। वह जानता था कि शेरॉन यहीं आएगी। शेरॉन से मिलते ही उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे यह एक इत्तेफाक हो। जब वे इन बातों पर बात कर रहे थे तब शेरॉन बोली कि मैं लोगों को देखकर उनके बारे में काफ़ी कुछ बता सकती हूँ। माइक बोला कि ठीक है, तो मेरे बारे में कुछ बताओ। वह कहता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है और ऑन्डी भी है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जब तुम बड़े हो रहे थे तब तुम्हारे पास असल में कोई पैसा नहीं था। तब माइक कहता है कि अब मेरी बारी है। वह शेरॉन के बारे में सब कुछ बता देता है। तब शेरॉन पूरी तरह चौंक जाती है। वह कहता है कि मेरे पास तुम्हारी सारी जानकारी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। मुझे बस कुछ ग्राहकों की जानकारी चाहिए। मैं एक ऐसे गिरोह से जुड़ा हूं जो लूटपाट करता है, पर वादा है कि इस लूट में किसी को चोट नहीं पहुंचेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने मदद की है। ये सुनकर शेरॉन भड़क जाती है और कहती है कि मैं ऐसे काम नहीं करती, मैं मेहनत करके खाती हूँ, मैं कोई अवैध पैसे नहीं लेती। तब माइक उससे कहता है कि तुम्हारी कंपनी तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रही है। तुम 11 साल से काम कर रही हो, सबका प्रमोशन हो रहा है, पर वे हर बार लिस्ट से तुम्हारा नाम काट देते हैं। और एक बात बताऊं, तुम्हारी कंपनी के शेयर धारकों में से कोई भी साफ नहीं है, वे सब बुरे काम करते हैं। लेकिन शेरॉन इतना सुनकर भी उसकी बात नहीं मानती। तो जाते हुए वह उसे कहती है कि अगर तुम अपना मन बदलती हो तो इंस्टाग्राम पर बीच की एक तस्वीर अपलोड कर देना। मैं यह देखते ही समझ जाऊंगी कि तुम तैयार हो और मैं आ जाऊंगी। शेरॉन वहां से निकल जाती है और माइक के बाहर देखते ही उसकी नजर ऑनरमैन पर पड़ती है जो यहाँ भी उसका पीछा करते हुए आया है। वह दौड़कर अपनी गाड़ी में आता है। अब ऑनरमैन भाग रहा है, माइक उसका पीछा कर रहा है। पूरे शहर में वे चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं, पर एक समय ऑनरमैन की बाइक नीचे गिर जाती है। फिर माइक उसका पीछा करता है और एक डिपार्टमेंटल स्टोर में उसे पकड़ लेता है। उस पर बंदूक तान कर वह पूछता है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ऑनरमैन कहता है कि मणि ने उसे यह काम करने को कहा था। माइक उसे आखिरी बार चेतावनी देता है, अगर तुम फिर से मेरे पीछे आए तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे और मणि भी नहीं। दूसरी ओर शेरॉन देखती है कि लू उसकी योगा क्लास में आ गई है, लेकिन उन दोनों की ज़्यादा बात नहीं होती। तभी लू को एक फ़ोन आता है कि एक और चोरी हो गई है और चोर अभी भी ज्वेलरी स्टोर में है। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। उसे सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।